अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट्स हैं, आज बड़े बड़े केसेस निपटाए गए हैं और बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरियत हुई है और मुल्क की सियासी मंजरनामे में पेशरफ्त एक नई है। क्या मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकाले जाने की तहकीकात के लिए अदालत में जाएंगे, अदालत से रुजू करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा भी है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत भी हो रही है। इंसाफ मिलेगा या क्या सूरत हाल होगी? पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के अलावा वजीर आजम के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्या जरदारी साहब मैदान में उतरना पसंद करेंगे या वो उतरेंगे? ये भी जेर बहस रहेगा। 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सियासी ऐवानों में कुछ इब्हाम है, कुछ लोग जो हैं वो इस पे अपने शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। जबकि मौजूदा मुल्की तनाज़ुर में क्या ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ साथ नजर आए, जो कि आज आमने सामने हैं? लाडले की बाज़गश्त क्यों हमें सुनाई दे रही है? कौन है आखिर ये लाडला? इस बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी की जो फ्लाइट है वो सोलो फ्लाइट है। ये मालूम नहीं हो सका कि ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है या फिर कोई मजबूरी है, बहालत मजबूरी में वो सोलो फ्लाइट है, या फिर आगे जाके वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। जबकि अगर बात की जाए कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की, तो उसके बाद सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आमने सामने आ गई हैं। टकराव किसी कैफियत है, धुआंधार खिताबात का सिलसिला जारी है और इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। कड़ी तनकीद भी की जा रही है एक दूसरे के ऊपर। और एक और अहम बात कि पीटीआई अपने बल्ले के निशान को बचा पाएगी या कि नहीं? निगरां हुकूमत का जो किरदार है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से वो कैसा है? और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में हो रही हैं। आज भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें डेरा गाजी खान में ये कार्रवाई हुई है। ये इलेक्शन में इस तरह की कार्रवाई कितना असरअंदाज हो सकेंगी? जबकि बिलावल भुट्टो खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। क्या टफ टाइम देंगे वो सियासी जमातों को? ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। इखलाक हाशमी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जबकि नादिया रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हुमायूं उस्मान साहब एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं, वो ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आज की जो सिचुएशन है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इखलाक हाशमी साहब, मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी। आज का दिन तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, आपके कायद को रिलीफ मिल गया अदालत से। एक और जो रुकावट थी इलेक्शन में वो हट गई। बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक सच की फतह है ये। अच्छा। और हमें अल्लाह ताला ने सरखुरू किया हमारे कायद को, जिन पर ये नाजायज़ केस बनाए हुए थे। और मगर पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे मीडिया को पता है केस किस तरह बने और एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने किस तरह इसमें किरदार अदा किया है। और तमाम वो जज जो हैं जो फौत हो चुके हैं वो अपने एक स्टेटमेंट में कह चुके हैं, उनका बयान भी आवाम के सामने आया। और सारा कुछ ये आवाम के सामने था कि बच्चे से तनख्वाह न लेने पर उन्हें निकाला गया और किस तरह से उनके एक अजियत का शिकार बनाया गया उन्हें। नहीं, सुन लेना पहले आप। अब 2000 आप जो बात कर रही हैं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने जी तो उस वक्त हालात क्या थे मुल्क के? ठीक है। हमें उस विरसे में मिला कि लोड शेडिंग्स थी, दहशतगर्दी थी, इस मुल्क का बुरा हाल था। उन्हें लाया जाता है, जब वो मुल्क को जनाब सुधार देते हैं, लोड शेडिंग ख़त्म कर देते हैं, दहशतगर्दी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। और मुल्क बड़ी अच्छी तरह से यानी कि तरक्की की तरफ गामजन था। सही। फिर एकदम उनके ऊपर केस बनाए जाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार से अलहदा किया जाता है, जिसका आज तक पाकिस्तान की आवाम जो ना ये खमियाजा भुगत रही है। अगर उस टाइम नवाज शरीफ साहब को ना उतारा जाता, और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगा कि मेरा कायद बिल्कुल सही कहता है कि जिन लोगों का इस तमाम मामलात में किरदार था उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर अब इबरत का निशान हम नहीं बनाएंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, ये सियासी केसेस थे आपके, ये कहने का मतलब? तमाम सियासी केसेस थे। अच्छा, ठीक है। तो जो जितने भी सियासतदान हैं सभी पे सियासी केसेस हैं क्या? मैं ये कहूँगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस चल रहा है, बड़ी खुशाइन बात है ये। और बिल्कुल ये नहीं कि दूध का तो पानी का। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फांसी जो है गलत दी गई है। और ये हमारा हमेशा नून लीग का मौक़िफ़ ये रहा है कि जो जिन सियासतदानों के ऊपर
केस जो है ना मन घड़त केस बनाए गए हैं, अच्छा, उन्हें बिल्कुल नहीं ठीक है। लेकिन आप भी समझते हैं अगर ये अभी गलत साबित हो भी जाता है तो फायदा क्या होगा, किसको फायदा होगा, कौन बेनिफिशियरी है इसका? नहीं, इसका देखिए, नहीं ये हमारा भुट्टो के केस का अगर आ भी जाता नहीं है, लेकिन एक सियासतदान, एक पाकिस्तान का बड़ा सियासतदान क्लियर तो हो जाएगा ना कि वो सामने वो लोग आ जाएंगे ना कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया ये। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी अवाम को तो पता चल, यानी कि खानदान पूरा सरखुर हो जाएगा उसमें। ठीक, इसमें देखे ना पीपल्स पार्टी की फतह होगी। हम तो बड़े दिल वाले लोग हैं जो ना, हम बात नहीं करते। अच्छा, आप खुश होंगे पीपल्स पार्टी की फतह पे? नहीं देखिए, हम खुश होंगे उस लीडर की फतह के ऊपर, अच्छा, जिसे गलत तरीके से फांसी दी गई जो ना, अच्छा, हमें उसकी खुशी होगी। नादिया रहमान साहबा, ये तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब आपके साथ बैठे हुए इखलाक हाशमी साहब ने इखलाक का बड़ा मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी बड़ी खुशी होगी अगर एक सही चीज़ सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए इनको सलाम करती हूँ। अच्छा, और ये बात है कि सियासती कौन बच गया? सियासती आप बोलो, किसके सामने केस नहीं हुआ है? हर किसी के साथ हुआ है। ठीक है, कौन बाकी है? आप बताओ। नवाब शरीफ साहब है, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, जुल्फिकार भुट्टो थे, हर किसी के साथ ये केस लगे हुए हैं। और हर कोई न कोई, किसी न किसी, जिसकी सियासत आती है, जिसकी भी ऐसी होती है, उनको रहमना मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि ये सब जो भी पार्टी आ जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर जो तोहमत लगा के केस कर देते हैं, तो ये नाजायज बात है। सही सही, आपका क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ एक स्मूथ वे में चल रही है, हर किसी को मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि किरदार कुशी करें या फिर हम किसी पे सियासी केसेस बना के उसको अदालतों में उलझा दें। जी जी, ठीक है, तो इस तरह फिर मुल्क की तरक्की का पहिया जो है वो मुश्किल में आ जाएगा, इस्तेहकाम में मुश्किलात होंगी। जी बिल्कुल, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, यही वजह है शायद कि सियासी जो एक माइंडसेट है उसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छी फैमिलीज हैं, वो सियासत की तरफ आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं यह सियासत बहुत गंदी है, मतलब बड़े बड़े इसमें धोखे हैं। नहीं, इसी चीज़ को तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो लोग सियासत को अगर हमारी आवाम गंदा समझती है या वो लोग जो सियासत को गंदा समझते हैं, तो ये तमाम जब चीज़ें के सामने आ जाएंगी कि अदलिया को अपना काम करना होगा, ठीक है, हमारी फौज को अपना काम करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को अपना काम। देखिए, इससे फ़ायदा किसका होता है? सियासतदानों की लड़ाई से फ़ायदा किसका होता है? फायदा इन तमाम इदारों का होता है। देखिए, फायदा किसी का हो या ना हो इखलाक साहब, मैं ये समझती हूँ नुकसान जो होता है वो आवाम का होता है। और आवाम इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें आवाम तो पिस गई है बिल्कुल ना। आप महंगाई देख लें, आप कोई बिल उठा के देख लें, आप देखें ना 13 जमातों की आपकी पीडीएम की हुकूमत थी, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है 16 महीने। आप देखें कि क्या आवाम का क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। देखिए, आप ये तो कह रही है 16 महीने हमारी हुकूमत रही है, लेकिन जो हुकूमत में जब दी गई तो उस टाइम क्या हालात थे? सर, 6 GDP आपकी ग्रोथ रेट थी, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था और डिफॉल्ट होने वाला था। जब उस मुल्क को हमें दिया गया है, और वो भी हालात बताए ना लोग अवाम को कि वो हालात क्या थे जब मुल्क हमें दिया गया है। और दूसरा रहा सियासी 12 जमातों का जो इत्तेहाद था जी, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। अच्छा, 13 जमातों का उस वक्त तो आपने इत्तेहाद कर लिया, अब आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए। इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो तमाम पार्टियों के अपने इलेक्शंस होते हैं। अच्छा। और उसमें एक दूसरे को भी बुरा कहा जाता है। एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे तो ये देखिए, तमाम लोग मियां नवाज शरीफ या उनकी या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज नहीं है कि कोई कहीं से कुछ भी कह रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हमें भी कहा गया कि ये बिल्कुल जवाब ना दें, लेकिन ये कि ये हमें पता है कि हमने आवाम के लिए काम किया है। नून लीग की सियासत पर बड़े सवाल उठते हैं। क्या सवाल उठते हैं मुझे बताया ना, मुझे बताया हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है आवाम को। अच्छा। और हम इसलिए जो ना इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। आज लाहौर में आप देखें कि तमाम सियासी दफातर को आप देख लें पंजाब में। अच्छा। सिर्फ हमारा नून लीग का मॉडल टाउन के दफातर पे आप जाके देखें, लाइनें लगी हुई हैं लोगों की ना। और जो लोग कहते हैं जी वो कारपेट बिछा दिए गए, मैं रह के वो 40,000 जो 40,000 जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 45,000 उनकी बात आप कर रहे हैं। मैं अवाम उम्मीदवारों की नहीं, मैं अवाम की बात। हमें ये कहा जाता था आज से कुछ दिन पहले कि नून लीग को टिकट लेने वाला नहीं होगा,
लेकिन आज हमारा मैं मुल्तान लाइनें लगी हुई नहीं, मैं मुल्तान की छोटी सी बात बता दूं, मैं वहाँ मौजूद था। मैं जी हमारी 29 सीटें जो MPA की हैं वहाँ पे तकरीबन 61 यानी कि एप्लीकेशन थी हमारी वहाँ पे। अच्छा। तो मसला ये कि हमारे पास तो कराची से यानी कि एक सीट के ऊपर ठीक ठाक अच्छे लोग हैं। कराची में तो पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन, जाहिर है 3 टेन्योर तो पीपल्स पार्टी ने की है ना, नादिया साहब आपकी गवर्नमेंट रही है कराची में, सिंध में, तो आप समझती हैं नून लीग का यहाँ पे कोई है स्ट्रेंथ? यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। अच्छा, नहीं है, बल्कि ये है कि पूरे सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा। और एक वक्त जो था हमारा पहले से जो चलता हुआ आया, सबसे पहले तो ये कायबी नहीं थे और कोई भी सियासत नहीं थी। जब जुल्फिकार अली भुट्टो शुरू में, फिर बेनजीर साहब आए, इसके बाद सियासतें शुरू हो गई। ठीक है। और अभी भी मेरे भाई ने सब बताया कि जो मुल्क में जिनको सीट मिलती है तो वो कहता है कि आपको ये सियासत मिली जब मुल्क का हाल ही बुरा था। तो हाल बुरा होता है, फिर हाल और बुरा हो जाता है, गुज़िश्ता हुकूमत पे डाल देते हैं सारी चीजें, ये आप कहना चाहते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इस जो भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इन्होंने खराब किया या उन्होंने किया, मैं किसी सियासत का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन अब हम जो अवाम की बेस पे जो मैं बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चाहती हूँ वो अवाम भी शायद यही चाहेगी कि जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत आए वो हुकूमत को उनको बनाए, अवाम की खिदमत करे। ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी या केस करना, मैं इस चीज़ नादिया रहमान साहब, आप तो खासी मशहूर हैं अपने इलाके में, बड़ा आवाम आपको अप्रिशिएट करती, बड़ा काम किया है आपने, और आप आवाम का दर्द भी बड़ा रखती हैं। बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल सही कहा कि अब आवाम ये चाहती है कि कुछ हमारे लिए भी काम किया जाए। हमेशा सियासतदान अपने लिए काम ना करें, कुछ हमारे लिए भी काम करें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले नादिया रहमान साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, और उनका यही कहना था कि सियासत अच्छे के लिए होनी चाहिए, आवाम के लिए होनी चाहिए, आवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए। नादिया साहिबा, पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो साहब का नाम तो वैसे है ही, लेकिन अगर हम देखें उनके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार है? क्योंकि जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, तरबियत चाहिए उनको, तो कोई दूसरा है उम्मीदवार ऐसा, या फिर जरदारी साहब खुद मैदान में कूदेंगे? कुछ ऐसी तैयारियां देख रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी ऐसी तैयारी, और अंदर हो रही होगी तो आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ, हम लोग खास और अवाम भी सब चाहती है कि बिलावल आ जाए, तो वो यंग है, समझते आज के माहौल को समझ रहे हैं, जो मैं कहीं न कहीं इनके पास बेनजीर का खून है। अच्छा, कहीं न कहीं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बहुत जबरदस्त खातून, बेनजीर भुट्टो साहिबा का इनका है, उनका बेटा है, तो कहीं न कहीं इनमें इनके 1-4 भी होगा तो मेरे ख्याल से मुल्क अच्छा हो सकता है। तो मैं मतलब सही कहूँ तो मैं क्या, हम सब यही चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो, अच्छा यंग ब्लड आना चाहिए। अच्छा, हिमायूं उस्मान साहब का ताल्लुक MKM से है और उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया हिमायूं उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। हिमायूं साहब, जो सूरत हाल है, आज मियां नवाज शरीफ को एक और केस में रिलीफ मिल गया है, कैसे देखते हैं आप? अब तो कोई रुकावट ही नहीं है उनको इलेक्शन में, कोई रोक नहीं सकता इलेक्शन लड़ने से। देखें, वो तो एक कोर्ट का फैसला है, उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। उसके लिए तो आप किसी नून लीग के बंदे से लेना चाहिए था, उस पर वो तबसरा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे मेरे हवाले से इखलाक हाशमी साहब तो हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपसे लेना चाह रही थी। बहरहाल, जो कराची की अगर हम उस पे मंजरनामे पे एक नज़र डालते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन के बाद आपने तो खैर बाइकआउट कर दिया था बल्दियाती इलेक्शन का। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और जो जमात इस्लामी वो आमने सामने आ गई, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो बड़ा होल्ड रखती है सिंध में और कराची में खास तौर पे। आप समझते हैं कि है होल्ड मुस्लिम लीग नून का? देखें, वो एक हमारा उनसे एक अलायंस हुआ है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल MKM पाकिस्तान का एक होल्ड है। अच्छा। पूरे शहर कराची और हैदराबाद में और सिंध भर में भी हमारी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमारा अच्छा वोट बैंक है।
और अगर वो इतिहाद पर, और हमने जो आइन में 3 तरमीम की, आपके सामने कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम पार्टीज को बुलवाया था, और उस पर अगर वो जिस तरह उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर आइन में तरमीम करने के लिए वो राजी हुए हैं। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में 101 प्राइम मिनिस्टर की इजाज़तदारी होती थी पूरे मुल्क में, और जो टैक्स कलेक्शन पूरे आम आदमी से होती थी, चाहे वो पेट्रोल कीमत में हो, चाहे वो किसी भी चीज में मत हो, उस टैक्स कलेक्शन को जाकर जो भी पैसे कलेक्ट होते थे वो प्राइम मिनिस्टर की जेब में जाके पार्क हो जाते थे। तो और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम आई और वो पैसे NFC अवार्ड के थ्रू 4 चीफ मिनिस्टर्स की जेब में जाकर पार्क हो गए, और वो अपनी मनपसंद लोगों को अपने हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जहां दिल चाहता था वहां दे देते थे, जहां दिल चाहता था वहां नहीं देते थे। हम पाकिस्तान ने इस दफा जो मुतालबा रखा है वो कोई नई बात नहीं है। हम यूरोपियन कंट्रीज की एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, हम अमेरिका की देखें, आपके सामने एग्जाम्पल कोट करते हैं, और दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं। उनके अंदर 101 जो मुतालबा आज एमकेएम पाकिस्तान कर रही है और जिसमें तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें वही मुतालबा है कि भाई आइन में आप 3 तरमीम कर तमाम इख्तियारात NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड का इजरा किया जाए, और ये तमाम इख्तियारात एक यूनियन काउंसिल लेवल पर उसका फंड भी और उसके इदारों के इख्तियारात भी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के आपके मुतालबों में नौजवानों के लिए कोई ये जो बेरोजगारी है, जो कोटा सिस्टम है, इसके हवाले से भी कुछ बात हुई कि कराची के नौजवानों का जो हक मारा जा रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने आपसे आज बात की है, अभी मैं आपसे जो बात मुकम्मल कर रहा था, अगर आप सुनती तो शायद इसमें कई नौजवान देखिए ना, पूरे पाकिस्तान से मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि 4 लाख यूनियन काउंसिल बनती हैं या 40,000 यूनियन काउंसिल बनती हैं, तो यंग लीडरशिप फिर आगे आएगी ना, और यंग लीडरशिप के पास फिर सारे वसाइल भी होंगे और अपने अपने इलाके के सेंसस के मुताबिक फंड्स भी होंगे, तो ना सिर्फ और डेवलपमेंट होंगी बल्कि वो यूनियन काउंसिलें तरक्की करेंगी, मेयर सिस्टम तरक्की करेगा। आइन में अगर लिख दिया जाए कि मेयर के इख्तियारात जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात लिख रहे हैं, जिस तरह चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात लिख रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद वो फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर देता है। और यहाँ पर अगर आप जनरल इलेक्शन ना करवाए जाएं तो जमहूरियत और आइन उनका कुछ मतलब खतरे में पड़ जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, बल्दियाती इलेक्शन फिलहाल सबसे पहले जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। आपके सामने सिंध की एग्जाम्पल आपके सामने कि दोनों दफा हाई कोर्ट के कहने पर और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अगर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 4-4 साल बाद, तो ये शहर के साथ और तमाम शहरों के साथ ज्यादती है। आज जो एमकेएम पाकिस्तान बात कर रही है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों की भी बात कर रही है, KPK के पहाड़ों की भी बात कर रही है, वो पंजाब के सराइकी बेल्ट की भी बात कर रही है, पूरे पंजाब की बात कर रही है, पूरे सिंध इंटीरियर सिंध के अंदर की बात कर रही है कि तमाम लोगों को कोर्टों में इंटीरियर सिंध के अंदर भी अपनी अपनी यूनियन काउंसिल पे न सिर्फ इख्तियारात दिए जाएं बल्कि पैसे दिए जाएं। आपके सामने अगर एक एजुकेशन का मिनिस्टर लगता है तो उसके पास 14,000 सरकारी स्कूल है। मैं नहीं समझता कि एक एजुकेशन का मिनिस्टर आपकी 14,000 सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर जाकर उनका विजिट भी कर सकता है, लेकिन एक यूनियन काउंसिल के पास जब इख्तियारात आ जाएंगे उस स्कूल के, उस डिस्पेंसरी के, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका दुरुस्त मौक़िफ़ है। उस्मान साहब, आज कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उस बारे में भी ज़रा बताइएगा। आज तो नमाज़े जनाजा भी हो गई उन तीनों अफराद की। देखिए, ये वाक़या बिल्कुल मेरे साथ पेश आया था और मैं वहाँ पे मौजूद था। हमारा 24 तारीख को मच्छर कॉलोनी में एक ग्राउंड में बाहर बहुत बड़ा हम एक जलसा करने जा रहे थे और इत्तेफाक से कल मैं 4:30 बजे वहाँ पर मौजूद था और सिराजुल इस्लाम सिराजी और अब्दुल इस्लाम और महबूब भाई हमारे ये जो कारकुन थे ये मेरे साथ उस जगह पे मौजूद थे और हम विजिट कर रहे थे और अपनी कैंपेन चला रहे थे। तो कैंपेन चलाते चलाते हमें फोन आया एक किसी साहब का मेरे साथी को, और उन्होंने बताया कि जी आपको कुछ लोग हमारे दफ्तर, जो एक नया दफ्तर, हमारे कोई 9 दफ्तर ऑलरेडी खुल चुके थे और ये जो सिराजुल इस्लाम सिराजी कभी पीपल्स पार्टी में कादिर पटेल साहब के कोऑर्डिनेटर होते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 30 साल के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट के बाड़ी के अंदर खासतौर पर मच्छर कॉलोनी के अंदर मंशियात आम हो गई है, नई नस्ल तबाह हो रही है, औरतें बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, अस्पताल का कोई सिस्टम नहीं है, तो इन्होंने ये बेहतर समझा अपने इलाके के लोगों के लिए
है कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन बने और एमक्यूएम पाकिस्तान में आकर खड़े हो गए। तो उस पर जो साबका इनकी पार्टी थी उनको बड़ी एतराज़ात थे, इनको धमकियां दे रहे थे मुसलसल। और मैं मुतलका डीआईजी साहब को भी मैंने मैसेज किए हुए थे, हफ्ता पहले भी किए हुए थे कि जी इनको थ्रेट्स हो रही हैं। और फिर मैंने एसएसपी साहब को भी वक्तन वक्त में मैसेज करता रहा, जिसका रिकॉर्ड्स मेरे पास मेरे मोबाइल पर मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के गुंडे इनको इलाके के मुकामी सतह के आकर डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि तुम एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए काम ना करो। फिर ये फोन कॉल आती है और इनको बुलवाया जाता है। मैं भी कुछ फासले पर वहां मौजूद था और मेरी आंखों के सामने वो धाक लगाकर बैठे थे कि ये मुझे टारगेट करने के लिए और मेरे साथियों को टारगेट करने के लिए। लेकिन आज अगर वो समझते हैं कि एक सिराजुल इस्लाम को उन्होंने मारकर एमक्यूएम पाकिस्तान को कमजोर किया, तो मैं नहीं समझता। कि मैं समझता हूँ आज मच्छर कॉलोनी के अंदर जिस हजारों की तादाद में जमे गफीर ने बाहर निकल नमाज जनाजा में हमारे साथ शिरकत की है हमारे कारकुनों ने, तो आज मैं समझता हूँ कि कई हजारों के हिसाब से सिराजुल इस्लाम वहाँ पे पैदा हो गए और इंशाल्लाह ताला हम जिहाद समझकर इस काम को कर रहे हैं। और जो भी हराम खोर, चाहे वो जिस रंग और जिस नस्ल और जिस शक्ल में भी होगा, जो मंशियात का धंधा कर रहा है, जो वहाँ पे स्मगलिंग का धंधा कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पीपल्स पार्टी ने अपने लिए बनाया था। एक एसएसपी लगाकर कुछ वेस्ट से काटा, कुछ साउथ से काटा, और यहाँ पर बड़े पैमाने के अंदर लैंड ग्रेविंग का सिलसिला चल रहा था, बड़े पैमाने पर यहाँ पर मंशियात का सिलसिला चल रहा था। धक्कों में जो यहाँ साइली पट्टी लगती है वहाँ पे खुलेआम कई बॉर्डर उन्होंने अपने बनाकर उसमें शराब की स्मगलिंग है, उस पर मंशियात की स्मगलिंग है, वो खुलेआम चल रही थी। आज एमक्यूएम पाकिस्तान उन सब हालात के लिए और उन सब 2 नंबर कामों के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है उनके लिए, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान जिस दिन वहाँ से कामयाब होगी इन सब हरामखोरों का एहतसाब करेगी और हम किसी को भी कोई गलत काम थोड़ा सा आप लैंग्वेज का ख्याल रखिए सर। ये ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम ना, ख्याल रखूं। मुझे बताएं, मेरे 3 साथी मेरे आंखों के सामने। आपने ये बात दुरुस्त कही कि लाशों और धौंस धमकी की सियासत, बहरहाल अब हमें उससे बाहर आना चाहिए। आवाम बहुत बाशऊर है, बहुत कुछ उसके सामने आ रहा है। ठीक कहा आपने। अच्छा, इखलाक हाशमी साहब, अभी जो नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिल गया अदालत से, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ अब इक़्तिदार से निकाले जाने पर दोबारा अदालत से रुजू करेंगे कि इसकी तहकीकात की जाए? ये केस आगे अभी चलेगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कि कई अपने स्टेटमेंट कह चुके हैं कि ये होना चाहिए जो नहीं है, और ये इंशाल्लाह होगा जो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल है। मतलब दोबारा अदालत से रुजू करेंगे कि इसकी तहकीकात की जाए कि मुझे क्यों निकाला? अदालत से नहीं, लेकिन ये अभी तो हमारा मकसद है पाकिस्तान के जो बहरान है उनसे निकालना है पाकिस्तान को। अच्छा। पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करना है। इखलाक साहब, नहीं देखिए 16 महीने की अब हमारी हुकूमत ना कहे ना। देखिए नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। मैं आज ये क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है ना, वो उससे पहले हुकूमत थी जो हम यहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं देखो 12-13 जमातों की हुकूमत थी वो, और 13 जब भाई होते हैं ना, वो भी एक बाइक नहीं चलती वहाँ पे। अच्छा, वजारतें आप देख लें जो भी आपका मामला है। देखिए उसके हमारी जो हुकूमत थी वो उस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब उसने दहशतगर्दी 20 से 25 लोग यहाँ रोजाना, आप भी यहीं रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो 20 से 25 लोग रोजाना कत्ल होते थे यहाँ पे। आपकी रेंजर्स मौजूद थी, आपकी आर्मी, तमाम इदारे मौजूद थे। ठीक है। नवाज शरीफ की हुकूमत उस वक्त थी जब यहाँ लोड शेडिंग होती थी, 18-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म की गई, दहशतगर्दी पूरे मुल्क में ख़त्म की गई। आज आप आराम से जाते हैं, शक्कर से बैठते हैं मोटरवे पे और सवात तक चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, ना आपकी गाड़ी को पता चलता है ना आपको पता चलता है। लेकिन अगर ये वो चीज है, अगर देखें हम उससे फिर पहले ये इस तरह तो हम अगर बात नहीं, उससे पहले आप ले लेना। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं, मैं जवाब आपको दे रहा हूँ ना। नवाज शरीफ साहब को, वज़ीर आला पंजाब का, तमाम रिकॉर्ड आप उठा के देख लें। अच्छा, आप मैं कहता हूँ, मैं किसी भी सियासी पार्टी के बड़े से बड़ा लीडर है, मैं उसके सामने बैठता हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ वज़ीर आला रहे, आप उनका उठा के देखें, शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे। अब मैं जब अभी 3 दिन पहले मैं लाहौर में जब था, वहाँ की जब मैं सड़कें देखी हैं, तो यकीन करें मुझे खुद नहीं कि एहसास हो रहा था कि यार मैं तो कराची में जंगल में रहता हूँ, मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरे घर के आगे गटर उबले हुए हैं, मेरी सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे स्कूलों के अंदर लोग जो है ना नकले मार रहे हैं। नहीं सुने मेरी बात, नहीं सुन ले मेरी बात सुने। अभी 3 जो ना सर आपकी सुन रही हूँ। नहीं आप नहीं, जो आवाम को सुनाना आप चाहते हैं, देखें हेल्थ, एजुकेशन और आपकी सड़कें, ये है पाकिस्तान की तरक्की का जो है ना
नौजवानों को हमने जब 5 लाख का लोन दिए तो हमने वो तासुब नहीं था उसमें कि ये जो नून लीग का होगा। अच्छा। जब येलो कैब हमने दी तो उसमें भी कोई तासुब, वो तो पूरे पाकिस्तान के, बल्कि लोगों को ज्यादा ये चीज बड़े दिया गया। स्कैम भी तो हुए हैं सर जी। नहीं, कोई स्कैम नहीं हुआ, हम तो हर स्कैम के लिए तैयार हैं। और हमें तो ऐसा है नहीं कि इमरान खान ने झरना लगा के छाना है कि उसने तो बिल्कुल उसमें कुछ रहनी नहीं थी। तो वो 3.5 साल हमारे ऊपर इसके वो तहकीकात करता है। 15 साल तो अगर कुछ होता तो निकल आता ना, अगर कुछ होता तो निकल आता वहां पे। अच्छा, 3.5 साल किसके ऊपर मुझे बताएं, किनके लोग गिरफ्तार थे, कौन लोग वहां गिरफ्तार थे जो ना, किसको नहीं रखा गया जेल में जो ना। मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो आपका आधा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लेकिन दौड़े नहीं, हम जेलों से नहीं डरे। हम सुन तो आप ही की रहे हैं इखलाक साहब, इतनी देर से आप बता रहे हैं, सुन रहे हैं। देखें, नादिया साहिबा तो बिल्कुल खामोशी से सुन रही हैं वो कि अच्छा ये काम भी किया, उनके लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग कि अच्छा ये वाला भी काम हुआ है। नादिया साहिबा, ये जो पीपल्स पार्टी, अब देखें नून लीग ने इत्तेहाद किया MQM से, ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो सोलो फ्लाइट पे चल रही है अभी तक। बिल्कुल। तो ये आपकी हिकमत अमली है या आपके साथ कोई आना नहीं चाह रहा, मजबूरी आ गई है, क्या मसला क्या है आपके साथ, या आइंदा कभी जाके इत्तेहाद करेंगे आप किसी से? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है वो इतनी मजबूत है और अच्छा। इतनी वो है कि इनको वैसे किसी की भी वो नहीं है जरूरत। लेकिन मैं पर्सनली वे पे, एक अवाम के वे पे मैं बोल सकती हूँ कि हमें मिल के काम करना है। जो एक मुल्क को बनाना है, एक मुल्क को मजबूत करना है, तो हमें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी है, हमें उनको चलाना है और मिल के चलाना है। तो इसमें एक इत्तेहाद भी हो जाता है या मिल के भी करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो आप सब मुल्क के लिए इत्तेहाद किया जा सकता है, जैसे 13 जमातों का हुआ। मतलब ऐसे तो ऐसा ही है ना। नहीं उसमें आवाम जी नादिया साहिबा का असल में टाइम, हाँ जी, बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मिल के चलना है। अच्छा है कि एक ये हमारा मुल्क है, हम उसको मुल्क नहीं कहना चाहिए, ये अपना घर है। ठीक है, ठीक है, हमारे घर को हमें संवारना है। ठीक है, हमारे घर में किसी को एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, ठीक है, हमारा घरों का हमारे फैसले होंगे, बिल्कुल खुद मुख्तारी होनी चाहिए। जी जी, ठीक है, ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। बिल्कुल हाँ। ऐसा होना चाहिए कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जी किसी भी तरह की दूसरे। ठीक है जी, इस हिसाब से मैं जब देख रही हूँ, मेरी अपना नजरिया है, तो मैं पीपल्स पार्टी को मजबूत समझ रही हूँ। अच्छा, और ये जो हमारे आसिफ जरदारी साहब है वो अपनी जगह पे से है, और जो बिलावल है वो यंग है, समझते हैं, ठीक है, आगे वो देख सकते हैं, सोच इनकी आज की है। यही बात हुमायूं उस्मान साहब ने भी कही कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, और अच्छी इनकी बात सोच आज की है। ठीक है, ठीक है, तो हम चाहेंगे, हम क्या पूरा मुल्क चाहेगा, ये बिलावल जो है। अच्छा, ये तो आप कह रही हैं, ये तो एक पीपल्स पार्टी हमारा पूरा मुल्क क्या आवाम क्या कहती है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा इंशाल्लाह। हुमायूं उस्मान साहब, आपने हमेशा मामला उठाया हल्का बंदियों का, कराची के हवाले से मर्दमशुमारी का आपने मामला उठाया। आप समझते हैं आइंदा नून लीग के साथ अब आपका इत्तेहाद है, आइंदा हुकूमत में ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे? जी हुमायूं उस्मान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नाज़रीन, मेरा ख्याल है राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए इखलाक साहब के निगरान हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए मौजूद है, ठीक है, केयर टेकर हुकूमत है। आप समझते हैं कि ये किरदार अदा करेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में? नहीं, निगरान हुकूमत बिल्कुल इनके किरदार अदा करना चाहिए और करेगी है बिल्कुल। इनके इलेक्शन बिल्कुल फेयर होंगे जो ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हुमायूं साहब हमारे साथ ऑन कॉल आ गए हैं, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। हुमायूं साहब, आपने MQM ने हमेशा से हल्का बंदियों के लिए आवाज़ उठाई, कराची के अवाम के लिए आवाज़ उठाई। आपके मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बड़ा काम किया कराची के अवाम के लिए, आज तक याद करती है कराची की अवाम।
मर्दमशुमारी के हवाले से भी आपने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है। आप समझते हैं कि अब आगे जो आने वाले दिन हैं जिनसे आपका इल्हाक हुआ है, जो आगे गवर्नमेंट आने वाली है, ये तमाम मामलात आप हल करवा सकेंगे? देखिए, मैं एक मुसलमान और मुसलमान के लिए मायूसी बिल्कुल कुफर है और हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस दफा हमने ओपनली जो बात की है और बंद कमरे में भी की और बाहर कैमरों के सामने भी की है और आपके सामने फिर हमने ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस भी कराची में एक बुलवाई थी। उसमें हमने क्लियर कट मैसेज दिए हैं कि इस दफा एमक्यूएम पाकिस्तान से जिसको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट चाहिए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए बदले में, हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए और पाकिस्तान की खुशहाली एक आम आदमी को इख्तियारात देने के बाद ही बनती है। और आम आदमी, आपके पास वजारतें नहीं होंगी, आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे, आप कैसे अवाम की खिदमत करेंगे? देखें, अगर आप यूनियन काउंसिल लेवल पर तमाम फंड ट्रांसफर कर देंगे पीएफसी अवार्ड के थ्रू, एक यूनियन काउंसिल पे तमाम लोगों को इख्तियारात दे देंगे। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 40,000 यूनियन काउंसिल्स के पास उनकी सेंसिस के मुताबिक इलाके के स्कूल्स के मुताबिक पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो 40,000 में से कोई 400 तो ईमानदार निकलेंगे ना। जो 36,000 आपके 36,600 ईमानदार नहीं होंगे तो इस वक्त अदालतों का निजाम आपके सामने कि इंसाफ तो गरीब आदमी को तो मिलता ही नहीं है। और एक एमपीएम ने जीतने के बाद तो रोड पे नजर ही नहीं आता सिवाय एमक्यूएम पाकिस्तान की ये वाइट जमात है जो मिडिल क्लास तबके की, जिसके एमपीएम ने सड़कों पे नजर आ रहे होते हैं। बाकी तो आप जिन जिन जमातों के उठा के देख लें, वो तो 5 साल बाद दोबारा आता है, जब इलेक्शन करीब आता है 2 महीने पहले कैंपेन करने के लिए उतरता है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम भी बड़ा फिर उनके साथ रद्द अमल अवाम का कितना शदीद होता है। कितनी वीडियोस सोशल मीडिया पे इस वक्त भी सर्कुलेट हो रही है। बिल्कुल, ये देखें आपकी कैमरे की आंख जो आजकल दिखा रही है और जो शऊर पैदा कर रही है और ये सोशल मीडिया जिस तरह तेज होगी इसकी वजह से बहुत ज्यादा शऊर बेदार हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाया है और हम पाकिस्तान बचाएंगे। और मायूसी मेरी नजर में कुफर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये कल का वाकया है वो इसी वजह से हुआ है ना कि हम जो बात कर रहे हैं, आप अगर ग्रास रूट लेवल पर उतर के देखें तो मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि वहां पर इन इलाकों में, अगर आप कराची की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी इंटीरियर स्पेन की नहीं बात कर रहा, वो भी मेरे भाई हैं, वहाँ के हालात होंगे जब कराची जैसे शहर के अंदर मच्छर कॉलोनी में आप सुबह कैमरा ले आए, मैं आपको दिखाता हूँ 12 साल के बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतें ड्रग्स ले रही हैं ओपनली वहाँ पे कचरे के ढेरों पर बैठकर। तो ये मेरा शहर बर्बाद हो गया ना कराची। और ये मेरे लिए देखें बीइंग एमक्यूएम का पार्ट होने के नाते जो आपने बात की है तो शायद ये फख्र की बात हो कि मुस्तफा कमाल भाई ने काम किया, लेकिन बीइंग कराची हाइट होने के लिए मैं इसमें अफसोस का इज़हार करता हूँ कि कराची में तो ऐसे कई मुस्तफा कमाल भाई पैदा होना चाहिए थे। ये शहर दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले उनके दौर में 12 शहरों में शुमार था, आज दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शुमार है पीपल्स पार्टी के 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हिमाया उस्मान साहब और आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात हम कर रहे थे कराची की सियासत पे, कराची की सूरत हाल पे, जो कारकर्दगी है यहाँ पर हुकूमतों की, जिन जिन हुकूमत ने कराची के आवाम को मैं तो यूँ कहूँगी कि बेवकूफ़ी बनाया है कि रोड पूरी खुदी हुई है, हालात बुरे हैं, ना सेहत ना तालीम, और आवाम जो है वो फिर भी गुनगाने पे मजबूर है। नादिया रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी हिमाया उस्मान की बात पे, क्या फरमाया? मैं उनकी बात से कह रही थी कि ये कह रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर है जो रोड पे होते हैं और इन्होंने ये काम करवाया, जैसे कि मच्छर कॉलोनी की इन्होंने कहानी, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से बल्कि मैं देख रही हूँ, हमारा वो है मिनिस्टर है सैयद गनी साहब है, वो रोड पे पैदल चलते हैं, मैंने उनको हर जगह देखा है। ठीक है, मैंने हमारे जो पीपल्स पार्टी के जितने भी मिनिस्टर है, मैं इन सबको मैंने पैदल बाइकों में देखा है, हर जगह देखा है। अभी आयशा मंजिल का मेयर कराची काफी मुतारिक है, मुर्तजा वहाब साहब काफी मुतारिक है। मुर्तजा वहाब साहब तो बिल्कुल ही बाइकों पे घूमते, कौन से इनके पास मतलब ये कह रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से हमारे इनके मिनिस्टर है तो हमारे मिनिस्टर भी माशाल्लाह है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना नादिया साहिबा, आप सवाल बाइक पे घूमने का या आवाम में जाने का नहीं है, सवाल ये है कि जो अवामी मसाइल हैं उनका हल कितना हुआ, इतना आवाम को क्यों शिकायत है? देखे ना, गटर के ढक्कन पार्टी से नहीं, पार्टी से नहीं, वो हुकूमत से तो है ना, हुकूमत तो आपसे है ना नादिया साहिबा। देखे ना, गटर के ढक्कन नहीं है, 60 लोग चेंज हुई। हाँ, आप ये देखो लास्ट 5 ईयर्स से कितनी बार हुकूमत चेंज हुई।
अच्छा, 15 सालों से तो पीपल्स पार्टी की थी ना आप ही की हुकूमत थी ना 15 साल आपकी हुकूमत है ना 15 साल से तो बल्दियात लोग तो आपके पूछते पास हैं। तमाम महकमे आपके शेडिंग पास मैंने तो नहीं देखी थी जितनी लोड शेडिंग आज हो रही है। अच्छा, गैस की तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। हाँ, गैस की लोड शेडिंग नहीं होती नहीं होती थी, बिल्कुल, गैस ठीक की है। तो मैंने सुनी ही नहीं थी। वो अब हो रही है। अब तो ये देखो, बहुत रमजान में हो खतरनाक रही है। हद तक हो रही है, लोग बेहतजाज करने पे मजबूर। मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी हुकूमत कोई भी हो, मेरे भाई कोई भी आए, लेकिन एक सबसे पहले जो मसाइल है जो मुल्क के, हाँ, पानी, गैस, बिजली और बिजली, ठीक है, इन 3 हमारे सही हो जाते हैं ना, मेरे ख्याल से जितनी भी जो महंगाई हो गई है वो आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने तो कहा था ना कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे। दे रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं, दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। दिया है इन्होंने, हाँ, दिया है और देते रहेंगे, और इंशाल्लाह बिलावल हाउस भी देंगे, बिलावल भी देंगे। अच्छा, दे ही रहे हैं वो तो। ठीक है, बिल्कुल। आज भी जो बेनज़ीर बिलावल भुट्टो के खासे सरगर्म भी हैं कार्ड जलसे बने हुए जुलूस के। हैं। आज भी गुजरांवाला में किया है ना जलसा बिलावल भुट्टो जी साहब। जी जी, हाँ, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे काफी मुतारिक माशाल्लाह रहे, बहुत बड़ा अच्छा वेलकम धुआंधार। हुआ था, बहुत अच्छा वेलकम। अच्छा, क्वेटा में बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और अभी भी आगे भी होने वाला है। तो जलसे जुलूस जितने ज्यादा बड़े उसमें होंगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ है वहां पे। नहीं, जलसे का मतलब तो ये हो जाता है कि अवाम की मोहब्बत मिलती है, दिखाई देती है कि हमको मोहब्बत करती है। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ बिरयानी शिरयानी भी बढ़ती है तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, भी। ऐसा नहीं होता। होता पता क्या है वहाँ पे नहीं नहीं नहीं। कि जो ना, मैं सिर्फ ये कहूँगा बड़ी माजरत के साथ कि एक शख्स कहता है कि जी अब पीछे कल या 2 दिन पहले इन्होंने कहा जी वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म क्यों बन रहे हैं। अच्छा, और मैं उसका सिर्फ ये जवाब देता हूँ, वो चौथी बार इसलिए वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को कुछ दिया है। हम आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आपने 15 साल में आपने कराची को, सिंध को क्या दिया है। इखलाक साहब 4 सालों बाद आए हैं आपके लीडर। नहीं, सुन लेना। 1 हफ्ते के लिए गए थे। मैं तो 15 नहीं, वो तो जब मर्जी आए। मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ। अवाम को छोड़ दिया नहीं, आपने, मैं जब मर्जी 15 कैसे नहीं, है? मैं 15 साल का हिसाब मांगता हूँ। नवाज शरीफ साहब बुरा मान सुन जाएंगे। लेने, मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं सियासत से हटके बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि 15 साल में हमें क्या दिया है, सिंध को और कराची को हमें क्या दिया है। गंदा पानी शॉर्टेज है क्योंकि वो सारे टैंकर्स माफिया पानी बेच देता है। सड़कें आपने जो कागजों के अंदर सड़कें बनी होती हैं, गटर लाइनें बिछी होती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता है, पैसे ठेकेदारों की जेब में। और मैं सिर्फ 6-7 वज़रा का इनसे कहूँगा कि जब वो सियासत में आए थे उस वक्त वो उनके असासे क्या थे और आज उनके असासे क्या हैं। उनकी फैमिलीज अभी जो है ना दुबई में जाती हैं मेकअप कराने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आज जो पुराने पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ताज हैदर जैसे, वकार मेहंदी जैसे, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। हमने जब इत्तेहाद था हमारे पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनसे जब भी कोई बात होती थी हमारी, मेरा दफ्तर है मलीर हाल के ऊपर, वहाँ नीचे कब्जा हुआ, सिस्टम ने कब्जा किया। अभी तक वो कब्जा भी अभी तक है कब्जा। मस्जिद का दरवाजा तक बंद कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर और एसी और बड़े बड़े जगह हमने जब अप्रोच किया, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो साहब को मैंने कहा मुल्तान में जब ये जलसा था हमारा, तो आज तक वो जो है ना कब्जा खत्म नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा, वो खुलेआम ब्यूरोक्रेसी कहती थी ये सिस्टम का कब्जा है, हम इसमें दखल अंदाज, जो कि राव अनवार ने वो बात क्लियर कर दी है अभी राव अनवार के इंटरव्यू में। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ है कोई आपका? इत्तेहाद तो देखें जी किसी वक्त भी हो सकता है। इत्तेहाद का तो ऐसा मसला अच्छा, है। एक रास्ता आपने खुला छोड़ा हुआ है? नहीं, ये देखें सियासत के अंदर जो है ना, देखें इलेक्शन अपना, और जब इलेक्शन लड़ता है तो वो हमारी खामियां बताएंगे, हम उनकी खामियां बताएंगे। हम तो देखें सबसे बड़ा मसला जो पीपल्स पार्टी के लिए है, जो खामियां बताने से क्या फायदा होता है? सुने ना, जो दोस्तों को नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम रहती है। यहाँ गिलगित पाकिस्तान की रहती है आवाम, आज़ाद कश्मीर के लोग रहते हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं ना, वो जब लेके जाते हैं ना यहाँ से कि जी कराची को देख के यहाँ का हाल अपने इलाकों में जाके बताते हैं, यहाँ का हाल वो जाके वहाँ बताते हैं। जाके आपने क्या दिया, बेनज़ीर कार्ड, वो भी मरकज़ देता है। बेनज़ीर कार्ड भी प्रोजेक्ट जो है मरकज़ का है वो। और हमारा दिल बड़ा था कि हमने उसके कार्ड का नाम तब्दीली किया क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी लीडर थी। और तो ये कि ये चीज़ें कि हम ये कहें जी ये हो गया फलाना हो गया, तो ये चीज़ें गलत हैं। ये आज मुल्क के लिए आप इकट्ठे थे हमारे साथ, हमने आपको वजारतें थी आपके पास, आप वज़ीर ख़ारजा थे, आपके कौन सी अच्छी वजारतें नहीं थी वहाँ पे। लेकिन आज ये कहना, अच्छा ये भी सुने, मैं ये कहता हूँ कि हमारा नंबर 1 के ऊपर था वोट बैंक। जरदारी साहब ने कहा ना कि जी मैंने बनाया शहबाज शरीफ को वज़ीर, तो हमें तो जरदारी साहब ने मजबूर करके वज़ीर बनाया
अच्छा। और हमारा वोट बैंक उससे मुतासर हुआ, हमारी जो सियासत मुतासर हुई है सारे, लेकिन हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा, हमने ये सारा कुछ जो किया मुल्क के लिए कुर्बानी, बाकी सारी सियासी जमातें थी ना, तमाम वजारतें जो अहम वजारतें थी वो सारे हमारे कोलिशंस के पास थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये DI खान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है और 23 जो फौजी जवान हैं वो शहीद हुए हैं, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये इलेक्शन मुहिम पे इस तरह की कार्रवाइयाँ कुछ असरअंदाज होती हैं? नादिया साहिबा आप बताइएगा पहले। जी, हो सकती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि आवाम को भी डर लगने लगता है कि जो फौजियों के साथ हो सकता है तो कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। एक प्रेशर आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है। तो उस लिहाज से तो लेकिन हमारे फौजी जवानों ने भी किसी को छोड़ा नहीं है। 27 दहशतगर्दों को जानू हासिल किया है और सिचुएशन कंट्रोल की है उन्होंने। अभी भी ऑपरेशन जारी है। हमें इनको सलाम पेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कि ये हमें मतलब हमें और हौसला अफजाई मिले कि हमारे जो वो है वो हमें प्रोटोकॉल बिल्कुल बेशक दे सकते हैं। ठीक है जी। नहीं देखें आप, शायद ये बलूचिस्तान के इलाके या जितने हमारे जो सरहदी इलाके हैं ना, तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ ना। ठीक है, आप अगर वहाँ हमारे जवानों को देखें ना कि जहाँ वो बड़ी बड़ी चौकियों पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान, यानी कि वो जागते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और हम सोते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी पाक फौज का है। और ये जो 8 मई का ये जो वाकया हुआ था, हमारा 9 मई वाला जो वाकया था, ये इस पाकिस्तान को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी, यानी कि ये क्योंकि ये इतना खतरनाक किस्म का वो था, तो मतलब कि आज हमारे जो आर्मी चीफ हैं इस टाइम और DGISI खास तौर पे, उन्होंने जिस तरह से देखे ना, डॉलर्स को नीचे लेकर आए, पूरी यानी कि आपके जो मामला थे वो आपके पाकिस्तान की जो मैशियत, जो अब ये इतना जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारा कुछ जो है ये हमारे आर्मी चीफ के और DGISI के जो मामला थे जो सियासतदानों को करने चाहिए थे। और हमारी आर्मी काबिल तारीफ है, ये नहीं कि हम उनके अपना कुछ चमचागिरी कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को देख के हम कहते हैं कि आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं। जब उनका जनाजा उठता होगा, मुझे बताएं उनकी फैमिली के साथ क्या होता होगा वहाँ पे ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इखलाक हाशमी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नादिया रहमान साहिबा आपकी तशरीफ आवरी के लिए, हुमायूं उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यही कंक्लूजन है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें ज़ातियात से निकलकर ही सोचना होगा, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए ही सोचना होगा, उसकी बेहतरी के लिए सोचना होगा, तभी कुछ बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।